हे फ्रेंड्स, रनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो ये फिबोनाची सीरीज का पार्ट 2 है। सो मैंने पार्ट 1 के अंदर ना डीपी का इंट्रो दिया था एंड वहां पे मैंने कुछ रूल्स बताए थे। तो इस पार्ट 2 में पहले उन रूल्स को एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ रूल्स क्या थे। एंड इस पार्ट के अंदर हम टेबुलेशन करने वाले हैं। ठीक। इसके लिए आपको पार्ट 1 पहले देखना पड़ेगा, आपको पार्ट 1 आना चाहिए, तभी आप पार्ट 2 की वीडियो समझ पाओगे, क्योंकि पार्ट 1 के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 के अंदर मैंने यहाँ तक कुछ करा दिया था और इसको रन करके भी दिखाया था। यहाँ पर रन करके भी देखा था हमने। आई थिंक क्लियर कर दिया उसे। ठीक है, और वाइट बोर्ड हमने कुछ यहाँ पे छोड़ा था अपना। चलिए, तो मैंने क्या कौन कौन से स्टेप्स लिखवाए थे। नंबर 1 फटाफट रिवाइज करते हैं। फेथ की बात करी थी सबसे पहले। फेथ या फिर यूं कह लूं कि मैथमेटिकल रिलेशन। हर बार मैथमेटिकल रिलेशन नहीं मिल सकता है आपको, पर आप फेथ पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो जो पहले मिल जाए उसके ऊपर काम करेंगे। रिकर्सिव ट्री। कुछ लोगों का मानना होता है कि पहले रिकर्सिव कोड लिखो फिर ट्री बनाओ। मेरा मानना है कि पहले रिकर्सिव ट्री और फिर रिकर्सिव कोड लिखो, या जो भी पहले समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि मैं पहले रिकर्सिव कोड लिखता हूँ फिर रिकर्सिव ट्री बनाता हूँ। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो इसलिए दोनों चीजें लिख दी कि रिकर्सिव कोड लिख के ट्री बनाओ या रिकर्सिव ट्री पहले लिख लो। पॉइंट है, रिकर्सिव ट्री बनाना जरूरी है। पॉइंट थर्ड, रिकर्सिव कोड को मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करो। इसके लिए आपको दो चीजें लिखनी होती है, दो लाइनें लिखनी होती है। कॉल लगाने से पहले एक दोस्त को कॉल करके बताना पड़ता है कि यार तेरे पास जवाब है या नहीं। उसकी बेसिस पर हम आगे वर्क करते हैं। अगर मैंने कोई वर्क करा है, मैंने कोई टास्क परफॉर्म किया है, तो उस टास्क का रिजल्ट मैं उस दोस्त को दोबारा बताऊंगा कि इस टास्क को मैंने परफॉर्म किया था, इसका ये रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट को यार स्टोर कर ले, कहीं पे याद रख ले। कहाँ पे याद रखेगा, ये उस दोस्त का काम है। शायद 1D डीपी, शायद 2D डीपी, शायद 3D डीपी में स्टोर कर सकता है बेसिकली, या फिर हैश मैप में कर सकता है या प्रायोरिटी क्यू में कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और फिर ऑप्टिमाइजेशन आता है। तो हमने 3 स्टेप्स तो फॉलो कर लिए थे। अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाले स्टेप पे जा रहा हूँ। अब देखो, ऑब्जर्वेशन वाले स्टेप को फॉलो करने के लिए ना, हर बार, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप रिकर्सिव कोड, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अभी तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं इसको ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही ऑब्जर्व कर पाऊंगा। सवाल जब ना बड़े बड़े क्वेश्चन होने लग जाएंगे, जब मैट्रिक्स बड़ा होने लग जाएगा, या फिर 3D डीपी में चले जाओगे, 2D डीपी में चले जाओगे, जहाँ पे रिजल्ट ना बड़े बड़े होने बनने लग जाएंगे, नंबर्स काफी बड़े हो जाएंगे, 5 डिजिट के, 6 डिजिट के। तो उस टाइम पे ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर या कॉपी पेन के ऊपर आप काम नहीं कर पाओगे। राइट। तो वहां पे फिर पता है क्या करोगे, आपने जैसी रिकर्सिव कोड लिखा और हल्का सा ट्री बनाया, मतलब बहुत छोटे नंबर पे ट्री बनाया, उस ट्री के बेसिस पर मैंने मेमोराइजेशन लिख दिया, और मेमोराइजेशन बेसिस पर कुछ ऑब्जर्वेशन करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना 2 फंक्शन हमेशा लिखता हूँ। इसको कहते हैं डिस्प्ले करने के लिए। डिस्प्ले के 2 फंक्शन है। अभी तो एक ही फंक्शन का यूज आएगा, पर लिख मैं दोनों रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या लिखना है। डिस्प्ले, ये लिख लेना, हमेशा फायदेमंद होगा। 2 लाइनें ही है, लिख लो। अभी के लिए मुझे सिर्फ एक की ही जरूरत है। डीपी, तो मैं इसको कर लेता हूँ प्रिंट। इस 1D डीपी को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। डीपी और सी आउट एलिमेंट एंटर, और डिस्प्ले लगा लो एक 2D का। सो VII ऑफ डीपी एंड VI % ऑफ डी। मैं यहाँ पे किसको कॉल कर लेता हूँ, डिस्प्ले को कॉल कर लेता हूँ। ये अपने आप प्रिंट करके ले आएगा। तो देखो, अगर मुझे 1D को प्रिंट करना है तो मैंने क्या करा भाई, 1D का एरे आएगा, इस एरे को पूरा प्रिंट कर लेना। तो अगर यहाँ पे ABCDE है तो कैसे प्रिंट करेगा, ABCDE, और एक नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ऐड कर देगा। बिल्कुल सही है। अगर 2D डीपी होती है तो कैसे प्रिंट करेगा, देखो 2D डीपी को कैसे प्रिंट करने वाला है। अगर यहाँ पे ABCDEFGHI, ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, कि 2D जैसी कोई चीज नहीं होती, सब 1D होता है। 1D के ऊपर यहाँ पे एक और एरे है, यहाँ पे एक और एरे है, और यहाँ पे एक और एरे है। तो पहले इस वाले एरे को प्रिंट करा जिसके अंदर वैल्यू रखी थी ABC। तो इसके लिए डिस्प्ले को कॉल करा। डिस्प्ले 1D के ऊपर ही काम करता है, तो एक डायमेंशन पर काम करेगा, ABC प्रिंट करेगा, और नेक्स्ट लाइन प्रिंट करके यहाँ पे। अब मैंने इस वाले 1D एरे को पास करा, तो इसने क्या क्या प्रिंट करवा दिया, DEF। फिर मैंने इस वाले 1D एरे को पास करा, इसने क्या क्या प्रिंट करा दिया, GHI।
ये हो गया मेरा 2D प्रिंट। तो ऑब्जर्वेशन में ना इसकी जरूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी अब देखते हैं। तो मैं इजी क्वेश्चन की हेल्प लेकर आपको ऑब्जर्वेशन करना सिखा रहा हूँ, जिसको आप आगे कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ना ये जो स्टेप है ना, मतलब फिबोनाची वाली सीरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक आपको ना लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, इनकोडिंग करके एक सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी लेंथी सा कोड होता है उसका। अगर आप डायरेक्ट टेबुलेशन लिखने जाओगे ना तो बहुत दिक्कत आती है। मेमोराइजेशन के बाद टेबुलेशन लिखना मतलब हार्डली 100 सेकंड का काम है। एक बार मेमोराइजेशन लिख दिया फिर टेबुलेशन लिखना 100 सेकंड का काम है, तो बात ना वही पड़ जाती है। अगर आप वैसे भी सोचो ना कभी, अगर आप डायरेक्ट टेबुलेशन लिखने जाओगे आपको शायद 10 मिनट लगेंगे डायरेक्ट लिखने पे। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके जाओगे ना तो यहाँ तक आपको शायद 7 मिनट लगेगा। अगर 10 मिनट में टेबलेशन सोच पा रहे हो ना आप और लिख पा रहे हो, तो मान के चल रहा हूँ कि ये वाले स्टेप आप 7 7 मिनट में कर लोगे कवर। यहाँ से यहाँ पर आने में 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट का काम। तो आज भी 10 मिनट ही लगने वाले हैं, 10 से कम ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा कभी भी। सो टाइम उतना ही लगता है बट एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सो 10 मिनट के अंदर क्या होगा, आप एक्यूरेट हो या नहीं आपको नहीं पता, बट अगर आपने सारे स्टेप फॉलो करे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो वो 100% सही है। चलो अब ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए करना क्या है आपको, आपको जो भी आपका आंसर आया ना, सी आउट आंसर हैंडल, इसको तो ऐसे प्रिंट कर लेते हैं। अपनी डीपी को डिस्प्ले कराना है आपको, क्योंकि मेरी डीपी 1D वाली है तो मैं डायरेक्ट डिस्प्ले डीपी लिख देता हूँ और अपनी डीपी को पूरा डिस्प्ले करता हूँ। वैल्यू पास कर देते हैं 10 कर देते हैं पास। चलो इस फाइल को ना मैं कहीं और लेके जाता हूँ, आउटपुट के ऊपर लेके जाता हूँ। आउटपुट डॉट टी वैल्यू 10 पास करी और टी फाइल अपनी ओपन कर लेते हैं। ये टी फाइल आई है मेरे पास। ये आ गई टी फाइल। चलो अब इन स्टेप्स को जरा यहाँ पे देखते हैं। ये रहा मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे टेबुलेशन लिखने के लिए। अब ना मैथमेटिकल फॉर्मूला याद करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, फिबोनाची ऑफ n इक्वल टू n-1 प्लस में n-2। अब मान लेते हैं 2 मिनट के लिए भूल जाओ, आपको फिबोनाची लिखना आता है, भूल जाओ 2 मिनट के लिए। मान लेते हैं बिल्कुल ही नया सवाल था और आप जिंदगी में पहली बार कर रहे हो सॉल्व। अब मैं इसका टेबुलेशन लिख रहा हूँ, मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है कुछ ऐसा। मैं कोई भी एक रैंडम नंबर पकड़ता हूँ, मुझे सारे नंबर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है और टेबुलेशन में सारे सेल को फिल करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, रिकर्जन में लगा तो लिया दिमाग, टेबुलेशन में क्यों लगा रहे हो। अब टेबुलेशन में बस वेरीफाई करो क्या जो रिकर्जन में दिमाग लगाया था क्या वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, मैंने उठाया 8 उठा लिया, चलो। सो फिबोनाची ऑफ 8 इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ 7 प्लस में फिबोनाची ऑफ 6, यानी कि इन दोनों का समेशन होना चाहिए। इन दोनों को सम करता हूँ 21 आता है भाई, बिल्कुल सही है। तो मेरे को डिपेंडेंसी देख रहे हो, डिपेंडेंसी कैसे बन रही है, डिपेंडेंसी का एरो बनाओ भाई। 9 के लिए मैं इन दोनों पे डिपेंडेंट हूँ, 8 इन दोनों पे डिपेंडेंट है, 7 इन दोनों पे डिपेंडेंट है। तो मेरी डिपेंडेंसी कुछ रिजॉल्व कैसे होगी, ऐसे चलने पे रिजॉल्व हो जाएगी। यानी कि अगर मैं 9th फिबोनाची कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे 8th और 7th फिबोनाची का पता होना जरूरी है, राइट। तो मुझे 7th और 8th फिबोनाची को पहले इवेल्युएट करना होगा, तभी तो मैं 9th फिबोनाची निकाल पाऊंगा। सही कह रहा हूं। तो डिपेंडेंसी कैसे बनेगी, लेफ्ट टू राइट सॉल्व हो रही है, यानी कि लूप कैसे चलने वाला है, लेफ्ट टू राइट, बस इतना ही पता लगाना था। अब टेबुलेशन के ऊपर आपको कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल पता है क्या करो, अपने कोड पे जाओ, फिबोनाची मीमो वाले कोड को ऊपर से लेकर नीचे तक करो कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी दबा के पेस्ट मारो और यहां पे लिखो टेबुलेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, इवन वेरिएबल तक चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, और हर बार डीपी के अंदर इन्हीं स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करोगे। अपना दिमाग मत लगाना कहीं वेरिएबल चेंज कर दो, एन की जगह पे आई कर दो, जे कर दो, या फिर फिबोनाची ऑफ 0 1 को पहले लिख दो। मुझे पता है भाई ऐसे काम करता है, मैं कहता हूँ ना 2 3 लाइन शायद एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, बट ये आगे फायदा आपको देगा। यहाँ पे डिपेंडेंसी के लिए फॉर्मूला क्या चलाया था, लेफ्ट टू राइट। सो इंट ऑफ एन
जो वेरिएबल था ना वही रखूंगा मैं। इंट ऑफ एन इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। एन की वैल्यू कहां तक जाएगी, कैपिटल एन तक, एन प्लस एन। ये कैपिटल एन क्या है, ये है, इसको कैपिटल एन कर लेना। जब भी आप मेमोराइजेशन टेबुलेशन में आते हो तो जो भी आर्गुमेंट में वेरिएबल दिए होते हैं ना उनको बस कैपिटल कर लेना। इंटीजर या स्ट्रिंग जो भी नाम आपने दिया था उसको बस कैपिटल कर लेना। अगर एन था तो कैपिटल एन कर लो, एम था तो कैपिटल एम कर लो। जो भी वेरिएबल के नाम थे ना उसको कैपिटल कर लेना, कुछ चेंज कर लेना बस। तो मैंने इसको कैपिटल एन से कर दिया। समझ में आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, इस पूरे कोड को यहाँ से उठाकर यहाँ पे मारो कट, यहाँ पे करा पेस्ट। अगेन इसको थोड़ा सा इंडेंट करने के बाद अब देखो रूल, ये हो गया मेरा बेस केस। इसको कहते हैं आइटरेटिव अप्रोच। आइटरेटिव अप्रोच में भी बेस केस होता है, अभी दिखाऊंगा बेस केस चलाकर। बस फर्क इतना होता है, रिटर्न को हटा के क्या लगाना होता है, कॉन्टिन्यू। यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटा दो। इस रिटर्न को हटा के लगाओगे कॉन्टिन्यू, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यू लिखने का कोई फायदा है क्या, सोचना जरा। लगाना तो चाहिए, आइडियली लगाना चाहिए, पर कोई फायदा है क्या। वैसे भी लास्ट स्टेप पे तो पहुंच ही चुका हूं, तो ना भी लगाओ तो चलेगा। ठीक है, और ये जो 2 स्टेप मैंने लिखे थे ना, इसको पता है क्या लिखना है, डीपी ऑफ n-1 प्लस में डीपी ऑफ n-2, इसको कर दिया कमेंट। ये हो गया मेरा टैबुलेशन। क्या ही करा मैंने दिमाग भी नहीं लगाया, मैंने इसको बस रिप्लेस कर दिया डीपी ऑफ n-1 से, इसको रिप्लेस कर दिया डीपी ऑफ n-2 से। ऐसा क्यों कर पाया, सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है मैं क्यों कर पाया ऐसा। एक्चुअल में ना, अब फेथ के ऊपर दोबारा जाते हैं, और फेथ की बात मैं दोबारा करता हूँ। मैंने फेथ क्या रखा था कि भाई फिबोनाची ऑफ एन निकालने के लिए मुझे फिबोनाची ऑफ n-1 का जवाब मिल जाएगा, ऐसा मान लेता हूँ। और फिबोनाची ऑफ n-2 का जवाब भी मिल जाएगा, ऐसा मैंने मान लिया। क्योंकि मैंने मान लिया तो मुझे मिल गया जवाब। उन दोनों जवाब को मैंने ऐड करके रिटर्न मार दिया और कहीं पे स्टोर करा दिया। पता है स्टोर वाली लाइन तो आपने फेथ में बोली ही नहीं। अब फेथ को मैं दोबारा बोलता हूं, दोबारा बोलता हूं। मैं ऐसा मान रहा हूं कि फिबोनाची ऑफ n-1 का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। फिबोनाची ऑफ n-2 का जवाब मिल जाएगा, और फिबोनाची ऑफ n मैं इवेल्युएट करके स्टोर कर लूंगा कहीं पर, किसी nth इंडेक्स के ऊपर। तो फिबोनाची ऑफ n-1 का जवाब मिला और स्टोर भी हो गया n-1 इंडेक्स पर। फिबोनाची ऑफ n-2 का जवाब मिला और n-2 इंडेक्स पर स्टोर भी हो गया। अब वो जवाब n-2 से आ रहा है, इंडेक्स से आ रहा है, या टास्क परफॉर्म होकर आ रहा है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मुझे थोड़ी ना पता है। क्या आपको पता था यहाँ पे 3 का जवाब टास्क परफॉर्म करने के बाद आया था, जबकि यहाँ पे 3 का जवाब n-1 इंडेक्स यानी कि 3 थर्ड इंडेक्स से निकल कर आया था। कहीं पर टास्क परफॉर्म होता है तो कहीं पर जवाब पहले से कैलकुलेटेड होता है, पहले से रखा हो वहीं से मिल जाता है। तो मैंने कहीं पर स्टोर करा था तभी तो आया। तो यानी कि अगर मैं जवाब यहां से भी मंगवा लूं, इस जगह से मंगवा लूं, तो भी तो काम बन जाएगा। तो इसका आइटरेटिव अप्रोच भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जहां पे जवाब में डीपी ऑफ जहां पे भी स्टोर्ड है वैल्यू वहीं से मंगवा लूंगा। अब जरा इसकी डीपी को ना साइड बाय साइड रखते हैं, मैं दोनों कोड को एक साथ पैरेलली रखता हूँ, देखते हैं क्या कोई फर्क आया दोनों कोड के अंदर। ये मेरे पास कोड 1 है, और ये जो नया कोड बनाया देखो बिल्कुल सेम वही लिख रहा हूँ, और फर्क देखेंगे क्या है। ये मेरा टेबुलेशन है, अभी पूरा हुआ नहीं है, यहाँ पे एक लाइन और लिखें, चलो लिख ही लेते हैं फिर इसको लेके जाएंगे। अब ना आपको ये भी नहीं सोचना, कुछ लोग बोलते हैं यार जब तक टेबुलेशन में ना हम ढंग से पूरा डीपी को फिल नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा आंसर कहाँ से मिलेगा। अरे भाई पागल है क्या, पता चल जाएगा। क्यों नहीं पता चलेगा, ऐसे सोचना। फंक्शन ने जवाब क्या मांगा, फंक्शन ने क्या बोला, भाई मुझे nth फिबोनाची निकाल के दे। तो nth फिबोनाची हो चुका होगा इवेलुएट, मान लो। कहाँ पे पड़ा होगा, डीपी का nth इंडेक्स पे। डीपी ऑफ कैपिटल एन पे मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। ऑफ कोर्स जब फंक्शन ने बोला है कि मुझे nth फिबोनाची चाहिए तो nth फिबोनाची मिलेगा ना, डीपी के nth लोकेशन पे मिलेगा। यहां पर गया, nth फिबोनाची रिटर्न करा दिया। अब इसको लेके जाता हूं आगे की ओर। और शायद अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे ऑडियंस के अंदर जो सोच रहे होंगे ना कि ये तो ना पता नहीं बहुत फालतू सा कोड लिख दिया, भाई मुझे तो ना 2 लाइन के अंदर फिबोनाची निकालना आता है। हाँ भाई आप स्मार्ट हो, आपको आता होगा, मान गया मैं। बट मेरा तरीका है ना हर सवाल में लगता है।
तुम्हारा वो तरीका हर सवाल में नहीं लगेगा, मेरा हर सवाल में लग जाएगा। ये बेस केस मुझे पता है कि ऊपर मैं यहाँ पे कर सकता था ऐसा कि डीपी ऑफ 0 पे 0 स्टोर कर लो, डीपी ऑफ 1 पे 1 स्टोर कर लो। आई नो करता है ये काम, पर ये हर बार नहीं चलता, कभी कभी चलता है, कभी कभी। और ये लिखने के लिए ना तुम्हें पहले प्री प्रोसेसिंग करनी आनी चाहिए, तुम्हें पहले डीपी को प्री प्रोसेस करना होगा, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो क्यों लगा रहा हूँ मैं टाइम, जब मुझे पता है कि मुझे वैसे भी लिखना है और ये लूप अपने आप ही इवेल्युएट कर लेगा, तो लूप से करवा लेता हूँ इवेल्युएट, क्या ही जा रहा है। इवन मुझे कॉपी पेस्ट ही तो करना था कोड, मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है, मैंने थोड़ी ना सारी लाइन दोबारा लिखी है, सब कुछ कॉपी पेस्ट मारा है मैंने तो आई नो वो चलता है, बट कोई नहीं, मैं ऐसे ही लिखूंगा। और जो लोग मेरी बात को मान के ऐसे फॉलो करेंगे उनको फायदा दिखेगा आगे, जैसे जैसे डीपी मुश्किल होती चली जाएगी वैसे उस आपको फायदा नजर आएगा। ठीक है, इधर आते हैं। अब जरा लाइन देखो भाई, ये रिकर्जन का बेस केस, ये मेरा आइट्रेशन का बेस केस। फर्क क्या है, रिटर्न को मैंने रिप्लेस करा है कॉन्टिन्यू से। ओके, यहां पर मुझे उस दोस्त को कॉल करना पड़ रहा था, यहाँ पे तो मैं दोस्त के पास ही बैठा हूँ, क्यों कॉल करूँ किसी को। भाई कॉल इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठा हुआ था, इसलिए कॉल करके पूछ रहा था क्या तेरे पे डीपी ऑफ एन की वैल्यू पड़ी है क्या, अगर पड़ी है तो भेज दे। मैं तो यहाँ पे उसके पास ही बैठा हुआ हूँ, तो मुझे तो पता है ये डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखी है मैंने, ये लिखी नहीं यहाँ पर। ये पूरी लाइन देखो रिप्लेस हो गई, और फेथ ही अभी भी मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि डीपी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि और एन माइनस वन इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर मैं उस एन माइनस वन इंडेक्स से वैल्यू उठा रहा हूँ। भाई जब मैंने माना है कि डीपी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू मिलेगी और स्टोर हो जाएगी, तो जहां पे स्टोर हो रखी है वहां से मंगवा लो ना डायरेक्ट। तो एन माइनस वन जगह से मंगवा लिया, एन माइनस टू से मंगवा लिया, ये भी मेरा फेथ कॉल है। ये फेथ कॉल इसके इक्विवेलेंट है, ये वाला फेथ कॉल इसके इक्विवेलेंट है। रिटर्न करना था आंसर, रिटर्न कर दिया आंसर, लाइन टू लाइन मैच कर रहा है। ये एक्चुअल में रिकर्जन है, ये मेरा टेबुलेशन है। अब यहाँ पे ना अब इसको ना कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप्रोच है, तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे को इतना समझ में आता है कि ये मेमोराइजेशन है, ये टैबुलेशन है। ठीक है, यूजली टैबुलेशन को ऐसा कहते हैं कि ये हमारा क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, टॉप से इवेल्युएट करते हुए मैं बॉटम की ओर आ रहा होता हूँ, ये मेरा बॉटम अप्रोच होता है। तो ठीक है, वो अलग अलग, वो बस मैथमेटिकल टर्म है, हम इसको मेमोराइजेशन, इसको टैबुलेशन बोलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और इसको चला के दिखाता हूँ। इसका जवाब जो आया है ना, और इसका जो जवाब आया होगा, दोनों का सेम है, याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे भाई, देखो ये मेरा जवाब आया था, ये जवाब आया था रिकर्जन को चलाकर। अब मैं टेबुलेशन चला के दिखाता हूँ आपको, और कुछ भी चेंज नहीं करना मुझे, यही सेम लाइन कॉपी करी, पेस्ट मारा, इसको करा कमेंट, मीमो को हटा के मैंने क्या कर दिया, टेबुलेशन कर दिया, और सब कुछ सेम, एक एक लाइन सेम है। अब भी मेरा रिजल्ट सेम आएगा 10 के लिए, ये चलाया, रिजल्ट बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं आया। ऑफ कोर्स नहीं आएगा यार। फेथ, दोबारा याद करो फेथ क्या बोला था, कि भाई एन डीपी ऑफ एनथ वैल्यू मुझे मिल जाएगी, साथ में स्टोर भी हो जाएगी। जब मिली है सेम रिजल्ट, और जहां पे भी स्टोर किया वहां भी सेम रिजल्ट है, तो मेमोराइजेशन और टेबुलेशन का रिजल्ट अलग अलग कैसे आ सकता है, सेम ही तो आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रिजल्ट आया है। ठीक है, दोनों का जवाब सेम आ गया। तो कितना ही टाइम लगा मुझे इसको करने में, मैंने 2 स्टेप और फॉलो कर लिए। इसको अब ऑप्टिमाइज भी करेंगे आगे जाकर। फेथ कर दिया, रिकर्सिव ट्री, रिकर्सिव कोड, ऑब्जर्वेशन भी करा। ऑब्जर्वेशन करने में शायद थोड़ा सा टाइम लगा था, मेमोराइजेशन करने में कुछ भी टाइम नहीं लगा, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए मुझे टाइम लगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता तो शायद ये 10-20 सेकंड का काम था। ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जाते हैं अब। ठीक है, तो ये था मेरा पार्ट 2 जिसमें बहुत कम टाइम लगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक पक्का करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी है कमेंट के अंदर पक्का बताया करो। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है ना तो कमेंट में लिख देना पसंद आ गया, बस मैं समझ जाऊंगा भाई तुम्हें पसंद आ गया, इतना लिखना है कमेंट के अंदर, मुझे समझ में आ जाएगा। पार्ट 3 आएगा जिसके अंदर हम करेंगे ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट 3, फिर ऑप्टिमाइजेशन पार्ट 4, फिर ऑप्टिमाइजेशन का एक और पार्ट करेंगे, वो भी छोटी छोटी वीडियो से, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, सीख लेते हैं, जब कर ही रहे हैं तो सीख लेते हैं अच्छे से। चलिए फिर